हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसमें हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो। जनरल स्टडी की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, इसके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. First of all, let us know कि what is preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमें इसको जान लेना चाहिए। फिर इसका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसका अभी मैंने पाठन किया। और भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका में समाविष्ट कौन कौन से तत्व हैं, ये तत्व संविधान, इसको आपको समझना होगा कि उद्देशिका में जो भी समावेशित संविधान के बुनियादी तत्व हैं तथा उसकी विशेषताएं हैं, उनको इसके द्वारा समझा जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा इनको उल्टा नहीं जा सकता है। उद्देशिका के तत्व कौन कौन से हैं, तो उद्देशिका के यदि आप मूल पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज किया गया है और आप उन स्पेसिफिक तत्वों को समझेंगे, पढ़ेंगे, गुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस उद्देशिका को कितना सोच समझकर निर्मित किया गया है। उदाहरण के लिए आप इसके पहले तत्व को लीजिए। उद्देशिका का जो प्रथम तत्व है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, इसका क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर प्रारंभिक शब्दों हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान प्रतीत होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई प्रकृति का एवं एक नए युग का शुभारंभ है। और कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों ने भारत के संविधान को भी अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। इन शब्दों को भारतीय संविधान में लिया गया। ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शित करते हैं तथा इन शब्दों के 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं जो कि विभिन्न विद्वानों ने निकाले हैं। ये 3 अर्थ कौन कौन से हैं? हम भारत के लोग, इसके 3 अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि अंतिम प्रभुत्व संपन्नता या अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है। दूसरा ये है कि संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। और तीसरा ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति तथा सहमति से ही हुआ है। यद्यपि यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अधीन गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, लेकिन इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत किया गया और यही कारण है कि इसे भारतीय जनता द्वारा अंगीकृत किया गया माना जाता है। दूसरा जो शब्द समूह है वो ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो दूसरे शब्द हैं वो हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आशय क्या है? तो उद्देशिका में प्रयुक्त इस शब्द से स्पष्ट होता है कि संविधान का निर्माण भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए किया गया है, यानी भारत के पास संप्रभुता हो, इस दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के बाद भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, यानी
भारत के पास अपनी संप्रभुता होगी तथा वो किसी भी बाह्य शक्ति के द्वारा गवर्न नहीं किया जाएगा। संविधान के निर्माण में जो भारतीय प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है उसको ध्यान में रखा गया है। कहने का अभिप्राय कुल मिलाकर यही है कि संविधान के निर्माण के बाद भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा संचालित नहीं होगा। कुछ लोग भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भारत की प्रभुत्व संपन्नता के मार्ग में बाधक मानते हैं, लेकिन ये बाधक तत्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की स्वेच्छा पर निर्भर है, जिसे कभी भी किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। अगला जो शब्द है वो हमारे सामने कौन सा है? समाजवादी शब्द है। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का आशय क्या है? इसका आशय ये है कि भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, जिसका अभिप्राय सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत या नीति से है। कौन सी नीति है अब आप कहेंगे? तो उस नीति से है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण तथा स्वामित्व का समर्थन करता है तथा सभी के हित के लिए वितरण और प्रशासन की व्यवस्था करता है। एक्चुअली जो समाजवादी शब्द है यह मूलतः उद्देशिका में अंतर्विष्ट नहीं था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 तथा 3 जनवरी 1977 से संविधान की उद्देशिका में अंतः स्थापित किया गया। तो ये समाजवादी शब्द का अभिप्राय है। अगला शब्द हमारे सामने आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय होता है धर्मनिरपेक्ष, हम कह सकते हैं सरल शब्दों में। तो पंथ निरपेक्ष शब्द को भी उद्देशिका में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस शब्द को उद्देशिका में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों से यह निर्दिष्ट होता है, क्या निर्दिष्ट होता है कि ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है। यानी राज्य की दृष्टि में सभी धर्म कैसे होंगे? राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे, कोई धर्म ऊंचा नहीं होगा, कोई धर्म छोटा नहीं होगा, और सभी धर्म तथा उनसे संबंधित नागरिक राज्य के लिए समान होंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को ना तो राज्य संरक्षण प्रदान करेगा तथा ना ही किसी को राज्य धर्म की मान्यता प्राप्त होगी, और सभी नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय यही है, और संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 28, 29 तथा 30 में पंथ निरपेक्षता से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो उद्देशिका से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। उद्देशिका में अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का क्या अभिप्राय है? तो उद्देशिका में इस शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने के लिए दृढ़ निश्चय है। लोकतंत्रात्मक राज्य का अभिप्राय क्या है? लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ एक ऐसे राज्य से है जिसमें सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती हो, जिसमें जनता द्वारा संचालित शासन हो, यदि सरल शब्दों में कहें, तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। गणराज्य से क्या अभिप्राय है? तो गणराज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख निर्वाचित कौन होता है? जिसका प्रमुख निर्वाचित ऐसा व्यक्ति है जो किसी वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर उद्देशिका की लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को सार्थक बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि उद्देशिका में जो प्रयुक्त ये शब्द हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है वह न्याय है। उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा। प्रदान किए जाने वाला न्याय कौन कौन सी दृष्टि से बेनिफिशियल होगा? तो इसमें इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अभिप्राय क्या है? सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य का मूल तत्व है तथा कृत्रिम आधार पर विभेदीकरण को निषेध करता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय का अभिप्राय ये भी है कि यह उन शक्तियों को प्रतिबंधित करता है या निषेधित करता है जिनसे अस्पृश्यता
जैसी कृत्रिम समस्याएं उत्पन्न हो। आर्थिक न्याय का अभिप्राय क्या है? तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों के मध्य आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यानी अमीरी गरीबी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15, 18 तथा 38 एवं 39 में आर्थिक और सामाजिक न्याय के सुनिश्चित प्रावधान देखने को मिलते हैं। राजनीतिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों को राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता प्रदान करे। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करके राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है या स्थापित किया गया है। अगला जो शब्द है वह स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? तो उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उनको प्रदान की जाएगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित करने, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की, उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इन स्वतंत्रताओं को प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यापक प्रावधान भी किए गए हैं तथा इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। तो उद्देशिका में प्रयुक्त ये एक महत्वपूर्ण शब्द है और कहीं ना कहीं भारत की आध्यात्मिक अस्मिता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो अगला शब्द है वह समता से संबंधित है। समता के बिना स्वतंत्रता संभव है ही नहीं, स्वतंत्रता का कोई महत्व भी नहीं है। यदि जहाँ समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती और यही कारण है कि संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसरों की स्वतंत्रता, कहने का अभिप्राय है कि अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की जाएगी। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता से संबंधित व्यापक प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो ये उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके संबंध में आपका जो अभिमत है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगला जो शब्द है वह व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित है। संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के लिए संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है कि भारत में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को ध्यान में रखा जाएगा। उद्देशिका में अखंडता शब्द को 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद में 19वें भारत की एकता तथा अखंडता के हित में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी तरह से अगला जो शब्द है वह संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की शक्ति से संबंधित है। उद्देशिका के अंतिम भाग में यदि आप देखें तो संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था। अब एक प्रश्न सहज उठता है कि उद्देशिका का महत्व क्या है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका एक व्यापक महत्व है, एक इसका स्पेसिफिक प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान है जिसे निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। किसी भी अधिनियम के प्रारंभ में उद्देशिका को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य क्या है, संविधि के निर्माण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान किसी प्रकार की सरकार की स्थापना करता है और अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इन सब को पढ़ने के लिए उद्देशिका का पढ़ना अनिवार्य है, या इन सभी चीज़ों को समझने के लिए उद्देशिका को समझना आवश्यक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता को इसमें स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस दी गई है, एक स्पेसिफिक प्लेस दिया गया है। संविधान के उद्देश्यों का वर्णन तथा संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि का उल्लेख है वह भी स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में ये माना जाता है कि यह संविधान निर्माताओं के विचार की
कुंजी है, या हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के विचार क्या रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते समय। तो यदि हम उनके विचारों को जानना चाहें तो ये इसके माध्यम से जाना जा सकता है। इस संविधान के महत्व को समझना है, उसमें न्याय की पारदर्शिता क्या है, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, न्याय, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का वास्तव में क्या आशय है, तो उद्देशिका को समझना आवश्यक है, उद्देशिका को पढ़ना आवश्यक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि उद्देशिका में वर्णित महान आदर्शों के अनुसरण में संविधान का निर्वचन किया जाना चाहिए, तथा इसी वाद में ये स्पष्ट किया गया कि न्यायालय द्वारा निर्णय भी किया गया। कौन सा निर्णय किया गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, और निर्णय ये है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसमें संशोधन संसद द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। यद्यपि ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि संसद द्वारा उद्देशिका में कुछ शब्दों को अंतः स्थापित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को भी जोड़ा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसके संबंध में जानने योग्य तथ्य हैं। आशा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।